नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्याली सौर में महाकामेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां मनकामेश्वर धाम में आकर भगवान से प्रार्थना की कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ये बिना किसी बाधा के संपन्न हो और जो महामारी चल रही है उस पर भी नियंत्रण हो, उनकी कामना की है और भगवान सभी को स्वस्थ रखे। करवाई सर, बस मनकामेश्वर धाम में आकर भगवान से प्रार्थना की है। लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है, ये महापर्व निर्विघ्न रूप से बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो, सभी ओर शांति हो, सभी स्वस्थ हों और महामारी चल रही है, इस महामारी पर भी कंट्रोल हो, सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिन्याली सौर क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया, जहां पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जब से यहां पहुंचा हूं लोगों में उत्साह देख रहा हूं। आप अपने अपने क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि हैं, आपको पार्टी की बात लोगों तक पहुंचानी है। आज इस इंडोर बैठक में यमुनोत्री विधानसभा, जिसमें मैं आप सब लोगों का आज जब यहाँ पहुँचा हूँ तब से लगातार जिस प्रकार का जोश और उत्साह देख रहा हूँ, उस बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष भाई रमेश चौहान जी जो लगातार संगठन को चलाने का काम कर रहे हैं और लगातार इस क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाते हैं। आप सबके बीच में अभी जिनका आपने यहाँ से संबोधन सुना, क्योंकि मैं भी पिछले 2 बार से लगातार विधानसभा में हूँ, इतने सारे काम इन्होंने यहाँ से गिनवाए भी और पिछले 5 माह में 6 माह में मैंने देखा कि लगातार आपके क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए ईमानदारी से काम करने वाले सभी को इस आने वाले चुनाव की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि लोकतंत्र का ये पर्व चल रहा है और इस पर्व में आप सबकी सहभागिता हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ठीक प्रकार से। आज जैसे मैं यहाँ आया तो मंदिर में हमने मनकामेश्वर मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जो महायज्ञ चल रहा है ये निर्विघ्न रूप से पूरा हो, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। एक सबसे बड़ी पार्टी, आज हमारी पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आप उस पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो पूरे 5 साल तक काम करते हैं और 5 साल तक जनता के बीच में जाते हैं, तो एक अवसर ये चुनाव का आता है जो हमारी सबकी परीक्षा का समय भी होता है। हम लोग हो सकता है कि बहुत सारे स्थानों पर हमारा प्रभाव होगा, अपने घर के आसपास तो होगा ही होगा, अपने बूथ पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी हमारा प्रभाव अन्य जगह पर होगा। लेकिन हमारी पहचान कहाँ से होगी? हमारी पहचान होगी जब हमारे बूथ जीते जाएंगे, हमारे आसपास के शक्ति केंद्र जीते जाएंगे। बताइए होगा कि नहीं होगा? नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने विधानसभा का भ्रमण शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लाल कुआं विधानसभा का दौरा किया। वहीं हरीश रावत को लेकर लाल कुआं वासियों में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लाल कुआं शहर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उसके बाद हरीश रावत ने पूरे लाल कुआं शहर में पदयात्रा करते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि मैं लाल कुआं में नया नहीं हूं, जो ये सोचते हैं कि मैं नया हूं तो वो अपनी सोच बदलें, क्योंकि लाल कुआं वासी मुझसे भली भांति परिचित हैं। जब ऐसे बातें उठेंगी तो स्थायी भी बनाएंगे, नहीं तो मुझे करीब सांसद 80 में बन गया था,
तो ये 42 साल करीब लेजिस्लेचर में रहा हूँ, लेकिन मैं मकान नहीं बना पाया। मैं लालकुआ का बड़ा आभारी हूँ और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ मकान बनाने के लिए, स्थायी निवास बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। अभी तक का राजनीतिक जीवन मैंने किराए पर काट लिया। मैं अरे यार रहने दीजिए ना, या तो आना नहीं। राजनीतिक जीवन किराए पर काट दिया। अब कहा है तो भाजपा के दोस्तों की कुछ सलाह तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, उनकी ये सलाह मानूंगा। सर अमित शाह ने जिस तरीके सर अमित कहना चाहता हूं कि वो उनकी सरकार कितनी निकम्मी है कि एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वो कोई मामला नहीं चला पाए, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो इतने निकम्मी सरकार है तो उनसे देश क्या अपेक्षा करेगा जो एक भ्रष्ट व्यक्ति को नियंत्रण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। करके कहना चाहता हूं कि यदि उनमें दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। और भाजपा को एक बात कहनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि यदि मेरे खिलाफ जो तथाकथित जालसाजी वाला स्टिंग किया गया था उसमें कहीं पर भी कुछ दम होगा, अरे चोरी मेरे घर में हुई, डकैती मेरे घर में पड़ी और मुकदमा भी मेरे ऊपर, यह है भाजपा का न्याय। और यदि कहीं भी कुछ होगा तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देगा और भाजपा जो है इस तरीके का कुकृत्य करने के बाद यदि न्यायालय में उनका मामला नहीं टिक पाता है तो भाजपा को जो है। देहरादून की मसूरी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर गणेश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता हरीश खनेड़ा ने इनसे खास बातचीत की, जिसमें गणेश जोशी ने अपनी जीत को लेकर कहा कि 60 पार कर सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। दिन है और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब मसूरी से प्रत्याशी बीजेपी के गणेश जोशी जी मौजूद हैं। गणेश जोशी जी, आपने आज नामांकन भरा है, कितना उत्साह है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्र नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, नड्डा जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने चौथी बार मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे मसूरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र की महान जनता का, जिनका आशीर्वाद स्वयं मुझे मिलता है और हर बार जीत का अंतर बढ़ता है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार का दृश्य उत्साह दिखाई दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक है जो 60+ व्यक्तित्व का नारा दिया है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और 21,000 से अधिक मतों से इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के घर घर से आप जुड़े हुए हैं, हर घर से आप जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, फायदा आपको मिलेगा? मेरे विधानसभा में लोगों से घर घर के संबंध है। 20,000 से अधिक बहनें मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। अब उनका कैलकुलेशन कर लो, 20,000 मेरी बहनें होंगी तो मेरे भांजे भांजियाँ कितने होंगे और मेरे जीजा बहनों कितने होंगे। तो इसलिए मुकाबला एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और यही कारण है कि आज अन्य दलों के लोग, कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इस बार इस चुनाव को आप चुनौती मानते हैं क्या? बिल्कुल, चुनौती तो होती है। चुनौती मेरी स्वयं से है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कितना अच्छा कर सकता हूँ, कि मैंने जितनी बार चुनाव लड़े जीत के अंतर को बढ़ाया है। तो मेरी चुनौती स्वयं से है और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस चुनौती को स्वीकारा है। मेरी जनता ने मुझे विश्वास दिलाया है, हम उस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे। युवा मुख्यमंत्री और 60 पार का नारा इस बार है, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और 21,000 से अधिक मतों से सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी, जिन्होंने कहा कि 21,000 वोटों से वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट को डालने का काम करेंगे। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, न्यूज़, देहरादून। चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। रानीपुर विधानसभा से 2 बार के सिटिंग MLA आदेश चौहान पर भारतीय जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है। रानीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान ने बताया कि हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। इस क्रम में हमारे संवाददाता केशव चौहान ने रानीपुर विधानसभा प्रत्याशी आदेश चौहान से बातचीत की।
सभी राजनीतिक दल अपना दम खमखा रहे हैं। रानीपुर विधानसभा की बात करें तो 2 बार के सिटिंग एमएलए रह चुके हैं आदेश चौहान जी, और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। तो हमारे साथ मौजूद हैं आदेश चौहान जी, उनसे जानेंगे कि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं और इस बार भी आप पे भरोसा जताया, तो किस तरीके से सर जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और आप यहाँ भी देख रहे हो कि जनता में कितना उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। और रानीपुर विधानसभा का हर कार्यकर्ता, चाहे वो हमारा पन्ना प्रमुख हो, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, समिति का संयोजक हो, हमारे मोर्चे के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के, सब लोग अपने आप को आदेश चौहान मानकर, मोदी मानकर और धामी मानकर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और पूरी तरह मैं समझता हूँ जहाँ भी रहा हूँ डोर टू डोर, कल मैंने ज्वालापुर में किया, परसों जहाँ भी किया था, तो लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और ऐसा माहौल है कि कोई दूसरी पार्टी रानीपुर में तो कम से कम दिखाई नहीं देती। जैसे तो पूरे उत्तराखंड का यही हाल है कि केवल भाजपा ही भाजपा, केवल कमल का फूल ही खिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। रानीपुर विधानसभा में प्रचंड बहुमत से चुनाव हम लोग जीतेंगे। सर, कांग्रेस से राजवीर चौहान जी को उतारा जाए तो किससे अपना मुकाबला मानते हैं? यहाँ किसी से मुकाबला नहीं है। और आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि रानीपुर में कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तो केवल 20-80 की लड़ाई है। 80% बीजेपी है और 20% में बाकी सब। आदेश चौहान जी अपने कैमरामैन के साथ हरिद्वार। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। हल्द्वानी में आज भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा के लोगों से अपील की जा रही है, जिन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन पत्र भरा है वो वापस ले ले, क्योंकि भाजपा के एक संगठित पार्टी है और सबका ध्यान रखती है और उन लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर उन लोगों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो सभी लोगों के खिलाफ भाजपा कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं विजय बहुगुणा ने बताया कि भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत पक्की है और हरीश रावत, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों से चुनाव हार चुके थे और इस बार भी लालकुआं से हारने वाले हैं। हरीश रावत हर जगह से भागते नजर आ रहे हैं। रामनगर से नाम आने के बाद उन्होंने वहां से अपना नाम वापस लेकर लालकुआं विधानसभा के लिए चुना। जो इंसान एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा में भागता है, वो क्या उत्तराखंड का विकास करेगा? पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर है और इस लहर के चलते उत्तराखंड के अंदर 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। बात करने आए हैं। उत्तराखंड में लहर है जो कि मोदी जी के देहरादून के भाषण से और हल्द्वानी के भाषण से बनी है। जनता का विश्वास बढ़ गया है और मोदी जी की लोकप्रियता है और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो इस यहाँ पे निश्चित रूप से विजय होगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऐसे जिस प्रकार से भाजपा से जो टिकट देने में नाराज है, निर्दलीय लड़े, उनके लेके क्या मैंने आज आग्रह किया है, अनुरोध किया है, अपील करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता साथी हमारे जिनको टिकट नहीं मिल पाया, आज वो निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि प्रदेश के हित में, पार्टी हित में आप अपना नामांकन वापस ले लें और पार्टी आपका सम्मान करेगी और आगे आने के आपके लिए बहुत रास्ते खुलेंगे। क्या कार्रवाई करेगा अगर वो नहीं नामांकन वापस करते हैं? देखिए, जो विद्रोही होगा उसके खिलाफ सख्त कठोर अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये तो देखो मैं क्या बताऊंगा कितनी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितनी हमारी कल्पना है उसके हम पास पहुंचेंगे। जनता का समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है और एक लहर है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, वो कांग्रेस के नेता हैं, मेरे पुराने साथी हैं, लेकिन जिस तरह से अपनी सीट के लिए वो दर बदर भटक रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लालकुआं से वो विजय नहीं होंगे, वहाँ पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पूरी तरह जीत रही है और भाजपा पूरी तरह से हार रही है, इसलिए आसपास से नहीं। ये उनका भाषण आप खोल के 2017 के चुनाव में पढ़ लो।
जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या भाषण दिया था कि जो गए हैं पार्टी छोड़ के सब हार जाएंगे। नामांकन के आखिरी दिन कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी रितु खंडूरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद रितु खंडूरी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन केंद्र में पहुंचकर नामांकन के बाद रितु खंडूरी ने कहा कि 2017 में उत्तराखंड की जनता ने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन पिछले 5 साल तक राज्य में भाजपा की सरकार में स्थिरता रही। इसीलिए इस बार फिर राज्य में बदलाव होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा लग रहा है, उत्साहित हूँ और लोगों के बीच में हूँ। पूरी कोटद्वार का जो मेरा संगठन है, पौड़ी का कुछ मुझे बहनें दिख रही हैं, यमकेश्वर से लोग आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ और जो जोश मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पौड़ी की 6 सीट पर कमल खिलेगा। जैसा कि कहते कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से आप मनाएंगी? कार्यकर्ता हमारे नाराज चलते हैं, लेकिन संगठन से कोई बाहर नहीं जाता है। उनसे हम बातचीत करेंगे और वो फिर संगठन के जिस प्रकार से आज कहते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र चौहान जी ने भी अपना निर्दलीय नामांकन भरा है और कहते हैं आपके भुवनचंद्र खंडूरी जी उन्हें गुरु मानते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत हमारे पारिवारिक संबंध है उनसे, वो परिवार के जैसे हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, पार्टी के बहुत वरिष्ठ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। निश्चित है कि कोटद्वार किसी दोनों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। आज भाजपा, आपको बता दें कि आज भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे के समक्ष देवभूमि व्यापार मंडल दिनेशपुर के महामंत्री और वार्ड नंबर 6 के सभासद पति प्रसन्नजीत शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान नगर पंचायत के तमाम सभासद गण मौजूद रहे। इस दौरान प्रसन्नजीत शाह ने कहा कि निवर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विकास कार्यों से प्रभावित होकर मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि इस बार गदरपुर विधानसभा की सीट अरविंद पांडे जीत रहे हैं, साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी के किए गए विकास कार्यों और उनकी जन नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने उनको अपना समर्थन दिया है और मैं अपने तन मन धन से उनके साथ हूँ और अपनी पूरी टीम के साथ मैं उनको चुनाव लड़वाऊंगा। जातिवाद का भी फिलहाल कोई फैक्टर नहीं है। ये तो आपको ही पता है कि बंगाली बाहुल क्षेत्र में पांडे जी ने किस स्तर पर काम किया है और बंगाली वोटर उनके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा होगा कि वो किसी भी मामले में महाजन से पीछे नहीं है। बंगाली क्षेत्र अल्मोड़ा जनपद की विधानसभा जागेश्वर में इस बार भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों के टिकट बंटवारे के बाद यहां का मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल जो लगातार इस विधानसभा से अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे, वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए मोहन सिंह मेहरा जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है। बता दें कि मेहरा का जागेश्वर विधानसभा में अच्छा खासा असर है। माना जा रहा है कि इस विधानसभा में लगातार विधायक रहे कुंजवाल को मेहरा एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि दोनों ही दावेदार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 10 मार्च को कौन बाजी मारेगा। प्रदेश के बहुत तेज मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रदेश के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पूरे देश के हमारे जो नेतृत्व के लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं तो कांग्रेस छोड़ के अभी बीजेपी में आया और बीजेपी में आते ही इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान किया और मैंने एक अपना मन बनाया है। मैं जो मान सम्मान उन्होंने मेरे को दिया, मैं जागेश्वर से जीत करके यहाँ की सीट उनके झोली में डालने का मैंने मन बना रखा है। कुंजवाल आपकी टक्कर में है, किस तरह से देखते हैं? मेरी टक्कर में कोई नहीं है। मोहन सिंह ने आज 11वां चुनाव
चुनाव में लड़ूंगा और मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर रखा है और कुंजवाल जी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो इस समय हार जाएगी। सर, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी नाराज चल रहे हैं तो उनको किस तरह से? हाँ, जितने भी हमारे साथी नाराज हैं, मैं 3 दिन से लगातार उनके संपर्क में हूँ। कल रात सुभाष पांडे जी मेरे साथ थे। मैं सुभाष पांडे की बातों को सुन करके गदगद हूँ और गौरव की बातों को सुन के गदगद हूँ। और नरेंद्र बीसी के पूरन बीच वकील साहब ने बल्कि वहीं से मेरे को टेलीफोन किया। वो सारे साथी मेरे साथ है और मेरे को मदद करेंगे। कोई नाराजी नहीं है? कोई भी नाराजी नहीं है, कहीं भी नाराजी नहीं है। कल तक लोगों ने नाराजी की बात कही, जब मैंने उनसे बात करी कहीं कोई। रानीखेत विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर करण महरा ने कोविड-19 के, आपको बता दें कि कोविड-19 के इसी के साथ आपको बता दें कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या के सहयोगियों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। करण महरा ने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इस विधानसभा चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना कर रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि रानीखेत विधानसभा को और बेहतर बनाने के लिए इस बार विधानसभा की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से जिताकर विधायक बनाएगी। देखिए, काफ़ी लड़ाई थी, अंदरूनी लड़ाई थी, और जिस तरीके से कल भिक्यासैन क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष जी ने मुझे समर्थन दिया है, वहाँ के कोषाध्यक्ष जी ने, राजेंद्र सिंह जी ने, त्रिलोक सिंह भंडारी जी ने समर्थन दिया है। नगरपालिका भिक्यासैन के अध्यक्ष के पति देवगिरी जी जो है उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। साथ ही जिला पंचायत के सदस्य देवेंद्र रावत जी जो बीजेपी में थे वो अपने 100 समर्थकों के साथ मेरे संग शामिल हुए हैं कल कांग्रेस में। और भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना रोष भारतीय जनता पार्टी के कैडर में है। और मुझे अपनी जीत। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश भर में सबसे हॉट सीट में सुमार हरिद्वार ग्रामीण सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के सामने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत को उतारा है। हरिद्वार सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अनुपमा रावत ने अपने बयान में कहा वो विधानसभा चुनाव 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से अपने पिता हरीश रावत की हार का बदला लेने आई है, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीरानंद ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद हावी रहा है और आने वाले 14 तारीख को हरिद्वार ग्रामीण की जनता अपना फैसला सुना देगी। पिछली बार यहाँ की जनता ने हरीश रावत जी को यहाँ से हराकर भेजा था और अब की बार उनकी लड़की यहाँ पर आई है, बहन अनुपमा रावत जी। और मैं जहाँ पर भी क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो हमारी पार्टी की नीतियों से खुश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से खुश हैं। तो हर गांव में भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये मन बना लिया है कि 2022 में तीसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताकर भेज रहे हैं। अनुपमा कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आई है रावत जी की, लगता नहीं कि वो इस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। कि पिता का बदला लूंगी, क्या कहें? ये परिवारवाद है, ये तो जनता तय करेगी। क्यों जी, अगर उनकी लड़की ये कहती है कि मैं पिता का बदला लूंगी, ये जनता तय करेगी। क्यों जी, ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। हम 14 तारीख को आपको शाम को 7 बजे बता देंगे क्या होगा। कोई टक्कर नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि हम यहाँ की जनता की सेवा कर सकें, यहाँ की सम्मानित क्षेत्रवासियों की सेवा कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अपनी इस बेटी के प्रति लोगों का जो है आशीर्वाद रहेगा और मुझे यहाँ से यहाँ के लोगों की सेवा करने का, इस क्षेत्र की हरिद्वार ग्रामीण 35 की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो आपकी टक्कर किससे मान रही है? अपनी टक्कर कोई ऐसी टक्कर नहीं है। मैं तो चुनाव यहाँ से लड़ रही हूँ और मैं इसी उद्देश्य के साथ लड़ रही हूँ कि यहाँ से जीतकर यहाँ के लोगों की रात दिन सेवा कर सकूँ।
क्या रावत जी टक्कर पे रावत जी की जो वो स्वामी ने पहले हराया था, क्या रावत जी का बदला बिटिया लेगी अब स्वामी जी? हमने कभी भी बदले की राजनीति से कार्य नहीं किया। हमने विकास को अपना मुद्दा बनाया, विकास किया, और आज वही कारण है कि 5 साल भाजपा के इस डबल इंजन के हो गए और आज लोग कांग्रेस के समय को याद करें, हरीश रावत जी के समय को याद करें जो उन्होंने लोगों के लिए कार्य किए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? देखिए, बेरोजगारी आज चरम सीमा पार कर चुकी है और बेतहाशा महंगाई से लोगों का हाल बुरा है। चिकित्सा सेवा बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है, यहाँ पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सड़कों का हाल बुरा है, एक एक हैंडपंप पे 20-20, 25-25 परिवार निर्भर कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।